जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संसाधन का वर्गीकरण। इसके पहले वीडियो में हमने बात किया संसाधन क्या होता है और संसाधन को उपयोग में लाने के लिए मानव का क्या योगदान होता है। हमने उसमें बताया कि संसाधन प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध होता है, लेकिन मानव अपने तकनीक और संस्था के बदौलत उस संसाधन को अपने उपयोग में लाता है। आज हम जानेंगे कि संसाधन को हम कैसे बांट सकते हैं। संसाधन का वर्गीकरण। अगर हम मुख्यतः संसाधन को बांटे तो संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है हमारा मानव निर्मित, और तीसरा होता है मानव संसाधन। मानव संसाधन। और हम जानते हैं एक एक करके तीनों को समझेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, तो जो संसाधन प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध होता है और जिसके निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं जो प्रकृति में पहले से मौजूद हो और हम उसे उसी रूप में प्रयोग करें। मीन्स क्या होगा, वह तो पहले से प्रकृति में उपलब्ध होगा ही, साथ ही साथ जिस रूप में वो प्रकृति में उपलब्ध है हम उसको उसी रूप में उपयोग करेंगे। अगर उसको हम रूप में चेंज ला देंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि मानव वहाँ पे अपना योगदान दे देगा। तो जैसे ही मानव योगदान देगा तो वह क्या हो जाएगा, हमारा मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। लेकिन जो प्रकृति में पहले से है और उसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, जैसे नदी बना तो क्या नदी में किसी मानव का कोई योगदान है, नहीं है, तो क्या हो गया, हमारा प्राकृतिक संसाधन हो गया। जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या है, पहले से ही है जिससे मानव को योगदान नहीं दे सकता। पहाड़ हो गया, पठार हो गया, जो भूमि का निर्माण होता है वो भी क्या है, एक प्राकृतिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। खनिज का निर्माण हो गया, ये सब क्या होता है, प्राकृतिक रूप से अपने आप होते रहता है। ये सब क्या हो गया, हमारा जल का निर्माण हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो हमारा आ जाएगा सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पहाड़ हो गया आदि। ये सब क्या हमारे प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। वैसे संसाधन जिसको मानव ने अपने तकनीक के बल पर बनाया हो, लेकिन जो हमारा रॉ मटेरियल होगा, जो हमारा कच्चा सामग्री होगा, जिससे हम किसी वस्तु को बना रहे होंगे, वह क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन होगा। जैसे हमारे पास क्या था, पेड़। ये हमारा क्या है, पेड़ प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध है। अब इसको क्या किए, इसमें हमने तकनीक का यूज किया, और मानव संसाधन का उपयोग करके क्या किया, इसको हमने पलंग, चौकी, जो भी हमारी चीज की आवश्यकता थी, जो पेपर हो गया हमारा, तो इस हमने क्या बनाए, पेपर बना लिए। पलंग बनाए,
चौकी बनाए, ऐसे बहुत सारी हम अपनी आवश्यकताओं की चीज को बना सकते हैं। तो यह क्या हो गया, इसमें मानव का क्या है, योगदान है, हस्तक्षेप है। तो यह क्या कहलाएगा, हमारा मानव संसाधन कहला जाएगा। मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन। निर्मित का क्या मतलब होता है, निर्माण किया हुआ, मीन्स मानव के द्वारा निर्माण किया हुआ जो संसाधन होगा उसको बोलते हैं हम मानव निर्मित संसाधन। लेकिन जो हमारा कच्चा सामग्री होगा वह कहाँ से होगा, वो प्रकृति में पहले से मौजूद रहा होगा। जैसे आज हम बिल्डिंग बनाते हैं, जो उसमें लोहा का यूज किया जाता है, वो लोहा क्या था, पहले से ही प्रकृति में उपलब्ध था, लेकिन मानव ने क्या किया, तकनीक और मानव संसाधन के बल पर उसको क्या किया, रद में चेंज किया, उससे मशीनें बन रही हैं और भी जो जो हमारी आवश्यकताओं की चीजें हैं वो बन रही है। दूसरा हो गया मानव संसाधन। मानव संसाधन जो है सभी संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जो भी चीजें हैं या तो मानव उसका उपयोग कर रहा होता है या मानव उसको उपयोग में लाने योग्य बनाता है। जैसे पहाड़ हो गया, सूर्य हो गया, तो सूर्य से जो ऊर्जा आ रहा है उसका उपयोग कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मानव कर रहा है। और जो प्रकृति में पेड़ है, खनिज है, उसको उपयोग में लाने योग्य भी कौन बना रहा है, मानव बना रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन है, या तो प्राकृतिक संसाधन है, उसको क्या करता है, उपयोग में लाने योग्य मानव ही करता है। इसलिए जितने भी संसाधन है उन सभी संसाधनों में मानव संसाधन का जो योगदान है वो ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा मेनली मुख्यतः संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे विभिन्न विभिन्न स्तर पे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे देखेंगे किसके बेसिस पे। तो ये क्या हो गया, हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया संसाधन क्या है। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर हम बात करें तो संसाधन को हमने 4 भागों में बांट दिया है। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर हो गया हमारा। दूसरा हो गया उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे। तीसरा हो गया हमारा स्वामित्व के आधार पर। चौथा हो गया हमारा विकास के स्तर पे। हम क्या करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं और विकास के स्तर पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा जैव, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है संसाधन 2 प्रकार के। एक हो गया हमारा क्या, जैव, और दूसरा क्या हो गया अजैव। पहला क्या हो गया हमारा जैव, दूसरा क्या हो गया अजैव। अब हम देखते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 2, एक होता है नवीकरणीय और दूसरा क्या होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय, अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन के प्रकार होते हैं वो होते हैं
4 प्रकार के। स्वामित्व कहने का क्या मतलब होता है? मालिकाना हक। तो यहाँ पे हो गया हमारा निजी संसाधन हो गया हमारा, दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन, तीसरा हो गया राष्ट्रीय, और चौथा हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय। अब आते हैं विकास के स्तर पे क्या कहते हैं, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। हम हर चीज को लिख देते हैं यहाँ पे अच्छे से। पहला गया हमारा संभावित संसाधन, इसको बोलते हैं संभाव्य। दूसरा हो गया हमारा विकसित, तीसरा हो गया हमारा भंडार, चौथा हो गया संचित कोष, अब हम क्या करेंगे, हर एक जो हमारे पास संसाधन के प्रकार है उसको इन डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, जैव और एक अजैव। जैव कहने का क्या मतलब होता है, जो क्या हो, जीव मंडल में प्रेजेंट हो और जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद हो। तो जैव होगा, उसमें क्या होगा, जैव में सजीव के सारे लक्षण मौजूद होंगे। मीन्स यहाँ पे इसको हम देखें तो क्या हो जाएगा, सजीव के सारे लक्षण इसमें क्या हो जाएंगे, मौजूद। मतलब ये क्या होगा, सजीव होगा। क्या होगा हमारा, सजीव। जो जैव संसाधन है वो क्या है, सजीव है, और जो अजैव है वो क्या है, निर्जीव। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, निर्जीव। और इसको आप समझ सकते हैं, जैव मतलब जीव, जिसमें जो क्या हो, जीवित हो, जिसमें क्या हो, सजीव के सभी लक्षण मौजूद हो। और सजीव किसको कहते हैं, तो जो खाना खाता हो, एकदम समझे तो जो क्या हो, बढ़ता हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता हो, जो अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करता हो, जिसमें परिवहन हो। तो ये सब क्या है, सजीव के मुख्यतः लक्षण है। निर्जीव क्या है, कि जो बिना किसी की सहायता से खुद से क्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, जो भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है, जो अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। जैसे गाड़ी है, जो गाड़ी चलता है वो फ्यूल खाता है, लेकिन वो अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए उसमें कोई परिवहन नहीं होता है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, वो सब क्या होता है, मशीन में नहीं होता है। अब जैव को ध्यान देखें तो पेड़ पौधा हो गया, पशु पक्षी हो गया हमारा, ये सब क्या है, जैव के उदाहरण है। अजैव में क्या हो गया हमारा कपड़ा हो गया, कलम हो गया, किताब हो गया, घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या हमारे अजैव संसाधन है। अब आते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन। उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय कहने का क्या मतलब होता है, वैसे संसाधन जिसको नवीकृत किया जा सकता है। नवीकृत कहने का क्या मतलब, जिसका पुनः चक्रण हो, और उसको अगर एक बार हम उपयोग में ला दिए हैं तो उसको बार बार हम उपयोग में ला सकते हैं। जैसे जल, जल का क्या होता है, पुनः चक्रण होता है। या इसको और समझे तो वैसे संसाधन जिसको रासायनिक और भौतिक तरीका से हम क्या करें, पुनः उसको उपयोग में ला सकें। जैसे जल का यूज किए तो जल अगर भाप में बन जाएगा तो फिर क्या होगा, वो बादल बनेगा, फिर यहाँ पे प्रोसेस होगा, साइक्लिक प्रोसेस, फिर क्या होगा, हमको जल मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कोयला को जला देंगे तो फिर कोयला हमको नहीं मिलेगा। तो इसमें हो जाएगा जल हो गया हमारा, पवन हो गया मतलब हवा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये क्या है, हमारे नवीकरणीय संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब अनवीकरणीय, जिसको न तो हम नवीकृत कर सकते हैं और इसके निर्माण में लाखों और हजारों वर्ष लगते हैं। जैसे कोयला के निर्माण,
तो कोयला का निर्माण एक दिन 2 दिन 10 साल 20 साल नहीं होता। इसके निर्माण में एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। 100 साल हो गया, 1000 साल, लाखों साल लग जाते हैं इस प्रकार के खनिज के निर्माण में। और एक बार उपयोग कीजिए और वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कोयला पेट्रोलियम आदि, ये क्या हो गए, उदाहरण हो जाएगा हमारे अनवीकरणीय संसाधन के। तो आई होप कि आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन समझ में आ गया होगा। बस आपको एक की पॉइंट रखना है, जिसको हम पुनः यूज कर सकते हैं और जिसको पुनः यूज नहीं कर सकते हैं, जिसका पुनर्चक्रण होता है और जिसका पुनर्चक्रण नहीं होता है। अब आते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो स्वामित्व करने का क्या मतलब होता है, मालिकाना हक, जिसको हम बता सके यह मेरा है या मेरा नहीं है, ये ग्रुप का है, यह देश का है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संसाधन है। तो पहला आता है निजी संसाधन। निजी का क्या मतलब होता है, जिसपे कोई और अपना हक जाहिर नहीं कर सकता है। जैसे यह मेरा सत है, तो इसके लिए हमने पेमेंट किया है, पैसा दिया है और हमने क्या किया, इसको बाइक कर लिया। इस पर अधिकार किसका है, सिर्फ मेरा है। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा निजी संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजी, जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या परिवार का अधिकार हो सकता है। जैसे आपकी जो संपत्ति है उस पर आपका अधिकार होगा, आपके माता पिता का अधिकार होगा। अब आ गया हमारा, इसमें क्या क्या हो जाएंगे, तो आपका मोबाइल हो गया, आपका जमीन हो गया, आपका कोई विद्यालय, ऐसा क्या आपका निजी संसाधन है। लेकिन निजी संसाधन के उपयोग के लिए भी हमें सरकार को टैक्स पे करना होता है। आप जानते होंगे कि अगर आपके पास खेत है तो आपको क्या होता है, रसीद करवाना होता है खेत का। मतलब हम क्या दे रहे हैं, उस संसाधन को यूज करने के लिए हम सरकार को एक टैक्स दे रहे हैं, चुंगी दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। अब आते हैं सामुदायिक संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसपे किसी एक ग्रुप, गांव, एक समाज का हक हो। जैसे आपका विद्यालय हो गया, तो विद्यालय क्या है, विद्यालय एक सामाजिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन है, जिस पे समाज के सभी वर्गों का अधिकार है। जिसका भी एक उम्र हो जाएगा वो क्या कर सकता है, विद्यालय में जाके पढ़ाई कर सकता है। दूसरा हो गया, अगर कोई कब्रिस्तान है तो यहाँ पे क्या होते हैं, समाज के जो लोग भी मरते वो जाते हैं। सेम चीज़ अगर कोई श्मशान घाट है, शमशान घाट, तो वहाँ पे लोग जाते हैं। कोई सामुदायिक पार्क है तो वहाँ भी क्या करते हैं, सभी लोग जाते हैं। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, खेल का मैदान हो गया, विवाह भवन हो गया, ये सब क्या है, आपके सामुदायिक संसाधन के उदाहरण है। अब आता है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो एक राष्ट्र के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। एक देश के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं वो सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। और अगर देश को लगता है कि जन कल्याण के लिए अगर कोई संसाधन आपका चाहिए तो वो क्या करेगा, आपका अगर निजी संसाधन भी है तो वह अपने अंदर ले लेगा। लेकिन हाँ, उसके बदले में जो पैसा होगा, जो रकम होगा, वो आपको मिलेगा। तो देखते होंगे कि अगर कोई हमको रोड बनाना है, यहाँ से कोई हमको रोड या कोई हाईवे पास करना है और यहाँ पे किसी का ज़मीन आ गया इतना, तो सरकार क्या करता है, उस ज़मीन को अपने अंदर ले लिया और उसके बदले में जितना ज़मीन होगा उसके अनुसार वो पैसा अदा कर देगा। तो जो भी आपका निजी संसाधन है, अगर सरकार को लगे इससे जन कल्याण हो सकता है तो आपका संसाधन वो ले सकता है। तो एक देश के अंदर जितने भी प्रकार के संसाधन होते हैं वो सभी क्या है, आपके राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसमें एक और चीज हमको समझाना है यहाँ पे राष्ट्रीय संसाधन में। जैसे ये आपके देश की सीमा है, भौगोलिक सीमा है। इसे हमने मान लिया कि ये हमारे देश की एक भौगोलिक सीमा है। हमने जो सबसे दक्षिण का पार्ट है वो दिखा है। तो इसके सीमा से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा,
समुद्री क्षेत्र 200 किलोमीटर तक का जो समुद्री क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इसका अपना राष्ट्रीय संसाधन होगा। कितना? 200 किलोमीटर। मतलब इसके भौगोलिक क्षेत्र के 200 किलोमीटर के आसपास जो संसाधन होगा वो इसका क्या होगा, हमारा राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और ये जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, उसे क्या बोलते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। और 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया होता है जिसपे किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और इस पे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, बस अगर रिसर्च करना है तो ही वो क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उससे परमिशन लेकर, उससे अनुमति लेकर वो यहाँ पे जाकर रिसर्च अनुसंधान कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, किसी का कोई हक नहीं होता, बस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अनुसंधान के लिए। मतलब अगर आपको रिसर्च करना है तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इसकी देखरेख करता है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम सारों को मिटा देंगे। अब हम बात करेंगे विकास के स्तर पर संसाधन, क्योंकि मेन इतना समझ में आ जाता है। मेन जो प्रॉब्लम होता है वो आपको होता है यहाँ पे संभाव्य संसाधन में, विकसित संसाधन में, भंडार में और संचित कोश संसाधन में। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है संभाव्य संसाधन। आपको भारी नहीं लगता, याद आ जाता है, आपको याद आ जाता है, भारी नहीं लगता, याद आ जाता है। अब संभाव्य संसाधन का मतलब क्या होता है कि वैसे संसाधन जिसका न तो हमको मात्रा पता है, मीन्स इसका हमको मात्रा ज्ञात नहीं है, नहीं इसका मात्रा ज्ञात है, और नहीं हमको यह पता है कि कितना इस मतलब मात्रा तो हो गया, और किस प्रकार का संसाधन यहाँ पे हमको ये भी नहीं पता है। बस हमको यह पता है कि हाँ यहाँ पे संसाधन होने की संभावना है, लेकिन ना तो हमको मात्रा पता है, ना ही इसकी गुणवत्ता पता है कि हाँ किस गुण का यहाँ पे है। तो ना तो गुण पता है और ना ही इसका हमको मात्रा पता है। बस इसका है एक संभावना है कि यहाँ पे हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हिमालय। हिमालय के अंदर यह माना जाता है कि संसाधन हो सकती है, लेकिन इसकी सिर्फ संभावना है या नहीं है यह भी पता नहीं चल रहा है। और कितने अमाउंट में है, कितना इसका मात्रा है, इसका गुण क्या होगा, क्या वाकई में एक अच्छे क्वालिटी का होगा या नहीं होगा, इसका हमें कुछ पता नहीं है। तो यह क्या हो गया, संभाव्य संसाधन। अगर भविष्य में हमारे पास अच्छे तकनीक आ जाएंगे तो हम इसकी जांच कर सकते हैं। अब दूसरा आता है हमारे पास, वो होता है हमारा विकसित संसाधन। विकसित क्या कहने का मतलब, जिसका हमको मात्रा पता है कि हाँ कितना मात्रा का संसाधन है, लेकिन हम यह देखेंगे कि क्या यह जो संसाधन है वो अभी हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हमारा मात्रा हमको पता है, गुण भी हमको पता है, लेकिन
हमको नहीं लगता है कि अगर इसको भी हम यूज करेंगे, निकालेंगे तो हमको फायदा हो पाएगा। सॉरी, गुण भी इसका पता है, मतलब ये ऑलरेडी विकसित हो चुका है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण इस संसाधन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या मैटर कर जाता है? तकनीक। तो यहाँ पे क्या है? तकनीक जो है वो नई है, जिसकी वजह से हम इस संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे। अब आता है हमारा तीसरा संसाधन, वो होता है हमारा भंडार संसाधन। भंडार संसाधन में क्या होता है? वैसे संसाधन जो क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध है और हमारी जो मानवीय आवश्यकता है उसको भी पूरा करने में सक्षम है, लेकिन तकनीक नहीं होने की वजह से इसको भविष्य के संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। जैसे हमारा हो गया, तो हम जानते हैं कि जो जल है वो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। अगर इससे हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास क्या है? तकनीक नहीं है। तकनीक नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको बोलेंगे क्या है? भविष्य का संसाधन है, इसको हम भविष्य में उपयोग ला सकते हैं। और जो असंचित को संसाधन होता है, वो क्या है? भंडार संसाधन का ही अंश है। यह क्या? भंडार संसाधन का ही अर्थ है, अंश है। और इसको भी क्या कहा जाता है? भविष्य का ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्य का ऊर्जा और भविष्य का संसाधन। भविष्य का संसाधन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जल ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं? बिजली पैदा कर सकते हैं, पवन ऊर्जा से बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास वो उतने स्तर से तकनीक नहीं हुआ है, तो इसका हम अभी यूज नहीं कर रहे। भविष्य में जब तकनीक आ जाएगा तब तो हम क्या करेंगे? इसका यूज कर पाएंगे। तो अगर पूरे हम समझे तो यही है कि संभावना मतलब जिसकी संभावना ना, तो जिसका हमको मात्रा पता है ना ही गुण पता है। विकसित हो चुका है, डेवलप हो चुका है, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो तकनीक नहीं है जिससे हम उसको कम मात्रा में क्या करें? निकाल सकें। भंडार संसाधन तकनीक ही कहीं ना कहीं यहाँ पे है और यह भंडारित है। इसको क्या बोलते हैं? हमको पता है, इसका हमको पता भी कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन वो अभी हमारे पास क्या है? तकनीक अभी उतने ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं हो पाया है। और जो संचित को संसाधन होता है वो इसी का एक अंश होता है और इसको हम भविष्य का संसाधन कहते हैं। जैसे जल से हम क्या करेंगे? अगर टरबाइन ना चाले और उससे हम बिजली पैदा कर ले तो क्या होगा? हमारा संचित को संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, बाकी हमने अपने असर से पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।